नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें खुद ही भरना पड़ता है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि मैं आपको पहले एपिसोड में पढ़ा भी चुका हूँ, उसी से बात करेंगे। तो बेसिक जानकारी मैंने बता दी थी। अब आज बात करते हैं उनके जो प्रमुख स्थल हैं, जिनके बारे में बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती। तो बात करते हैं सबसे पहले नगर की बात करते हैं, हड़प्पा। नंबर 1 जो नगर है, बात करते हैं हड़प्पा की बात करते हैं। तो लिखिए टाइम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी डीपली भी पढ़ाना है और ज़्यादा भी डीपली नहीं पढ़ाना है कि समझ रहे, एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा डीपली हो जाए। तो मतलब हर चीज़ देख के चलना है। तो देखिए, बात करें हड़प्पा की, बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी, तो लिखिए हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर है अगर तुमसे पूछ ले तो लिखिए पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिला। कौन सा? पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिला। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर है? तो पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। आगे बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। कहाँ, कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर है? तो पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। आगे लिखिए, अगर तुमसे पूछ ले, यह नगर 2 भागों में विभाजित था। यह नगर कितने? 2 भागों में विभाजित था। कितने? 2 भागों में। एक तो देखिए, लिखिए 2 भागों में विभाजित था। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला का भाग था, इसको कहते थे नगर टीला। क्या कहते थे? नगर टीला। और जो पश्चिमी टीला का भाग था, इसको कहते थे दुर्ग टीला। क्या कहते थे? दुर्ग टीला। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा नगर था, वो 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। और पूर्वी टीला को नगर टीला कहते थे और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहते थे। आगे अगर बात करें, ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि पश्चिमी टीले जो कि दुर्ग टीला कहते थे, इसे एक व्यक्ति थे मार्टिन व्हीलर। कौन थे? नाम लिखिए, मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने इसे माउंट एबी कहा। क्या कहा? पश्चिमी टीले को मार्टिन व्हीलर ने, या फिर दुर्ग टीले को मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कहा। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, पश्चिमी टीले या दुर्ग टीले को हड़प्पा नगर था, उसके पश्चिमी टीले या दुर्ग टीले को मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कहा। ठीक है, लिखिए दुर्ग टीले मतलब पश्चिमी टीले। यहां पर लिखिए दुर्ग टीले, दुर्ग टीले से 2 अन्नाकार मिले। 2 अन्नाकार मिले। क्या मिले? तो दुर्ग टीले से कितने अन्नाकार मिले? तो दुर्ग टीले से 2 अन्नाकार मिले। ठीक है, याद रखना। अन्नाकार में से जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले थे। किसके? अन्नाकार से किसके साक्ष्य मिले थे? तो जौ और
गेहूं के साक्ष्य मिले थे। इस बात को भी आप याद रखना। दुर्ग टीले से 2 अन्नागार मिले जिसमें जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले। कुल 12 अन्नागार थे। अगर तुमसे पूछ ले कितने अन्नागार थे तो कुल 12 अन्नागार थे। अन्नागार थे वो कुल 12 थे। मोहरें मिली और उन पर हड़प्पा से मोहरें भी मिली। मोहरें मिली और उन पर एक सरंगी मतलब एक सिंह, समझ रहे, एक सरंगी पशु का अंकन मिला। एक सरंगी जानवर लिख लो या पशु लिख लो, इसका अंकन मिला मतलब इनके चित्र मिले। ठीक है, एक सरंगी पशु का चित्र मिला। जो मोहरें मिली उसमें एक सरंगी जानवर या पशु का चित्र मिला। ये पूछा जाता है कि मोहरें कहाँ से मिली थी या जो मोहरें थी उस पर किसका चित्र अंकित था, तो एक सरंगी जानवर का चित्र अंकित था। लिखिए, अगर तुमसे पूछ ले हड़प्पा में गोलाकार चबूतरा थे। किस प्रकार थे? गोलाकार चबूतरा थे। ठीक है, हड़प्पा में किस प्रकार के चबूतरा थे? गोलाकार चबूतरा थे। और मैं आपको एक बहुत अच्छा खतरनाक पॉइंट लिखाता हूं। लिखिए, नगर टीला की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। देखिए कैसे। जो नगर टीला था, जो पूर्वी टीला को नगर टीला कहा गया था, इसकी सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। कैसे? देखिए कुछ इस प्रकार। देखिए मैं बनाता हूं तुम्हारे सामने। ठीक है, देखिए और तुमसे पूछ ले, देखिए ये था, ये मतलब एक हिसाब से तुम ये मान लो नगर टीला था। ठीक है, ये नगर टीला था और जो सड़कें थी वो कितने डिग्री पर काट रही? 90 डिग्री पर। देखिए 90 डिग्री पर कहाँ पर? जी, ठीक है, कितने डिग्री पर काट रही? मतलब 90 डिग्री पर। जी लाइन बना लो। ये देखो, ये कितने डिग्री पर काटती थी? 90 डिग्री के पर काटती थी। लेकिन क्वेश्चन बनता, इसे क्या कहा गया? जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहा गया। क्या कहा गया? इसको लिख लो, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहा गया। इस बात को अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, देखिए तो सड़कें 90 डिग्री पर काट रही, इसे क्या कहा गया? जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहा गया। एक बार और देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कहां पर स्थित है? तो पंजाब प्रांत में मॉन्टगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। यह नगर 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पूर्वी टीला को नगर टीला कहते थे, पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहते थे। मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कहा है किसको? पश्चिमी टीले को। दुर्ग टीले से 2 अन्नागार मिले और जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले अन्नागार से। कुल अन्नागारों की संख्या 12 थी। मोहरें मिली हैं, इन पर एक सरंगी जानवर का चित्र अंकित था। गोलाकार चबूतरा मिला। ठीक है, नगर टीला की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, जो काट रही, और इसे जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहा गया। इस बात को याद रखना। आगे बात करें और देखिए एक बात और देखिए, जो इसके द्वार थे, जो पूर्वी टीले के द्वार थे, जो नगर टीले के द्वार थे, इसके पूरब की साइड थे
तो इसलिए इसे पूर्व टीला कहा गया था। ठीक है, इसको भी आप लिख लेना, तुमसे पूछ ले। आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, लिखिए हड़प्पा में इसमें जो घर के दरवाजे थे, इसमें घर के दरवाजे आमने सामने की ओर खुलते थे, आमने सामने की ओर खुलते थे। ठीक है, हड़प्पा में जो दरवाजे थे वो आमने सामने की ओर खुलते थे। हड़प्पा के दक्षिणी भाग में हड़प्पा थी, हड़प्पा नगर था, इसके दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान पाए गए। क्या पाए गए? कब्रिस्तान पाए गए। ठीक है, इन कब्रिस्तान को जिसे R37 कब्रिस्तान कहा गया। क्या कहा गया? R37 कब्रिस्तान कहा गया। ठीक है, इसको याद रखना, जैसे R37 कब्रिस्तान कहा गया। हड़प्पा का उल्लेख, इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता। किसमें? इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में इसे हरोपिया कहा गया। क्या कहा गया? इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता, उसमें इसे हरोपिया कहा गया। लिख लेना इसको। ठीक है, ऋग्वेद में हड़प्पा को हरोपिया कहा गया। आगे बात करें, हड़प्पा के अन्नागार, जो इसमें अन्नागार मिले थे, जो हड़प्पा में अन्नागार मिले थे, लिख लो। हड़प्पा के अन्नागार सिंधु सभ्यता की, पूरी सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। क्या थी? दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, इसको भी याद रखना। हड़प्पा के जो अन्नागार थे वो सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। और जो मोहरें मिली थी वो 3 प्रकार की थी। इसको भी याद रख लेना, जो मोहरें मिली थी वो 3 प्रकार की मिली थी। ठीक है, कितने प्रकार की? मोहरें 3 प्रकार की मिली थी। आगे बात करें, आयताकार थी, वृत्ताकार थी। अगला नाम लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अगला नाम लिखिए मोहनजोदड़ो। क्या लिखिए? अगला शहर का नाम लिखिए जिसके बारे में पढ़ना है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी, सबसे पहले देखो, हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज लिखो, रखाल दास बनर्जी। किसने करी थी? मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। हड़प्पा की 1921 में और इसकी 1922 में। कहाँ पर? तो ये नदी, अगर तुमसे पूछे कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर है? तो लिख लो पाकिस्तान के, ऐसा लिख लो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिला में स्थित है। लारकाना जिला। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की। नदी पूछ ले तो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। कहाँ पर? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा कहाँ पर थी? मोंटगोमरी जिला। याद रखना, पूछ लेता है। अगर तुमसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता? मृतकों का टीला। लिखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इससे स्नानागार मिला। क्या मिला? स्नानागार मिला। जो स्नानागार मिला, इसकी जो ऊंचाई थी
वो लिखो 7.01 मीटर थी। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई थी वो लिखो तुम 2.43 मीटर थी, और जो इसकी लंबाई थी वो कितनी थी, 11.88 मीटर थी। इसको भी नोट कर लो। स्नानागार मिला जो मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला, उसकी ऊंचाई 7.01 मीटर थी, चौड़ाई 2.43 मीटर थी, और लंबाई 11.88 मीटर थी। आगे बात करें, लिखिए नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। जो डांसिंग गर्ल थी वो इसकी भी मूर्ति कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। लेकिन अब देखिए यूपी पीईटी में क्या पूछा गया कि जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी वो किस लिपि की बनी थी। तो लिख लो भाई, वो मोम रूपी लिपि की बनी थी। ऐसा ही नाम है, मोम रूपी लिपि। ठीक है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोम रूपी लिपि की बनी थी। स्नानागार मिला, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। लिखो, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। सबसे बड़ा शहर था। सबसे बड़ा शहर था कौन, मोहनजोदड़ो। और घरों के अंदर इसमें कुएं पाए जाते थे। इसमें घरों के अंदर कुएं रहते थे। इसको भी लिख लो, घरों के अंदर कुएं होते थे। मोहनजोदड़ो में घरों के अंदर कुएं होते थे। आपने फिल्म देखी होगी मोहनजोदड़ो, देखना हड़प्पा, इसमें घर के दरवाजे आमने सामने की ओर खुलते थे। हड़प्पा की बात हो रही। ठीक है, दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान पाए जाते थे, R37 नाम दिया गया। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में से हरोपिया कहा गया। अन्नागार सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी जो कि हड़प्पा में मिली थी। मोहन में भी मिली थी, तो 3 प्रकार की मिली थी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की। नदी सिंधु नदी थी। कहाँ पर, पाकिस्तान के लड़काना जला। अर्थ, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से स्नानागार मिला। स्नानागार की ऊंचाई 7.01 मीटर, चौड़ाई 2.43 मीटर थी, और लंबाई 11.88 मीटर थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोम रूपी लिपि में थी। वो भी कहाँ से मिली, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, और जो घरों के अंदर कुएं होते थे, घरों के अंदर ही कुएं होते थे। चलिए आगे बात करें। देखिए अगर आगे बात करें, देखो सूती कपड़ों के उपयोग के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो की बात हो रही। ठीक है, रब कर दिया, यहाँ पर लिख लो। ठीक है, लिख लो, सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले। किसके मिले, सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले। मलेरिया की बीमारी के साक्ष्य मिले। मलेरिया की बीमारी के साक्ष्य मिले। ठीक है, मलेरिया की बीमारी के साक्ष्य मिले। और विशाल अन्नागार मिला, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो की थी, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। इसको भी याद रखना, विशाल अन्नागार मिला, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। इसको भी आप याद रखना,
सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मातृ देवी की मूर्ति मिली, मातृ देवी की मूर्ति मिली। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली। नर्तकी की कहाँ से मूर्ति भी यहीं से मिली थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले, मलेरिया की बीमारी के साक्ष्य मिले, विशाल अन्नागार मिला जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता, मातृ देवी की मूर्ति मिली। आगे अगर तुमसे पूछ ले, देखिए पशुपति मोहरें मिली। मोहरें तो देखिए हड़प्पा से मिली थी, लेकिन अगर तुमसे पूछ ले कि पशुपति मोहरें कहाँ पर मिली, तो पशुपति मोहरें मिली मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है, महाविद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन के भी साक्ष्य मिले, महाविद्यालय भवन के भी साक्ष्य मिले। और हाथी का कपाल खंड, लिख लो आप, हाथी का कपाल खंड, क्योंकि क्वेश्चन आज कल डीपली पूछे लगा। ठीक है, तांबे गलाने की भट्टी मिली, तांबे गलाने की भट्टी मिली। ठीक है, और सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता था। ठीक है, लिख लो। और चौड़ी सड़कें थी, इसकी सड़कें थी वो चौड़ी थी। एक और इसकी विशेषता थी कि चौड़ी सड़क थी, इसको भी आप लिख लो। क्या है? चौड़ी सड़कें थी, इसको भी आप याद रखना। अब देखिए मोहनजोदड़ो में सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले, मलेरिया की बीमारी के साक्ष्य मिले, विशाल अन्नागार जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। सिंध का बाग कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। मातृ देवी की मूर्ति मिली, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, पशुपति की मोहरें मिली, महाविद्यालय और भवन के भी साक्ष्य मिले, हाथी का कपाल खंड और तांबे गलाने की भट्टी और चौड़ी सड़कें मिली। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, आगे बात करेंगे अगली क्लास में। अभी तक इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।